नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सवाल पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज हमारा प्रश्नकाल का पहला प्रश्न जुड़ा है बहु गतिविधि खेल स्टेडियम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद प्रदीप पुरोहित ने। अपने सवाल में उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास एथलीटों को प्रोत्साहित करने और देश भर में खेल गतिविधियों को सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में बहु गतिविधि खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव है। अगर हाँ, तो राज्यवार, विशेष रूप से ओडिशा राज्य की क्या जानकारी है और अगले 3 वर्षों में ओडिशा राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि जारी करने का प्रस्ताव है। इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिया। उन्होंने बताया कि खेल राज्य का विषय होने के कारण बहु गतिविधि खेल स्टेडियम के निर्माण सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के तहत उपलब्ध धनराशि के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किए जाते हैं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत प्राप्त एक परियोजना रायरंगपुर, जिला मयूरभंज, ओडिशा में खेल परिसर का निर्माण 27 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत ओडिशा राज्य सहित खेल अवसंरचनात्मक विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण डैशबोर्ड mdsd.kheloindia.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद पूनमबेन माडम ने। अपने सवाल में उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए कोई योजना है। क्या सरकार ने इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है। अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है और प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। क्या सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आईटीआई प्रशिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएं। इस सवाल का जवाब कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय मुख्य रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को लागू करने का काम करता है। आईटीआई राज्य सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन है। हालांकि डीजीटी द्वारा आईटीआई की संबद्धता, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करना, परीक्षा आयोजित करना और प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाणन सहित सीटीएस प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की जाती है। डीजीटी समय समय पर आईटीआई के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं भी चलाता है। हाल ही तक देश में मौजूदा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डीजीटी, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण, मौजूदा सरकारी आईटीआई के मॉडल आईटीआई में उन्नयन और पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना नाम की 3 योजनाओं को लागू कर रहा था। स्ट्राइव योजना के तहत 500 आईटीआई, जिनमें 467 सरकारी और 33 निजी आईटीआई शामिल हैं, उनका चयन किया गया और आईटीआई के प्रयोगशालाओं, उपकरणों और औजारों आदि को उन्नत करके प्रशिक्षण को उद्योग प्रासंगिकता के अनुसार बढ़ाने के लिए प्रति आईटीआई औसतन 1.7 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मॉडल आईटीआई योजना में उपकरण उन्नयन और सिविल कार्यों के प्रति आईटीआई 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ 35 चयनित सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नत करने की परिकल्पना की गई। ईएसडीआई योजना ने पूर्वोत्तर राज्यों में आईटीआई को सहायता प्रदान की है। इसमें प्रत्येक आईटीआई में 3 नए व्यवसायों की स्थापना करके 22 मौजूदा आईटीआई का उन्नयन, प्रत्येक आईटीआई में 3 मौजूदा व्यवसायों के लिए पुराने और अनुपयुक्त उपकरण और उपस्करों को अनुपूरक कर और नई 4 दीवारी और नए छात्रावासों के निर्माण द्वारा 28 आईटीआई में अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना और 34 नए आईटीआई की स्थापना करना शामिल है। योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि राज्यों को लगातार उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने और निधियों की अगली किश्त जारी होने से पहले जल्द से जल्द निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा किश्तों में निधि जारी की जाती है और अगली किश्त राज्य सरकार द्वारा पिछली किश्त में प्रदान की गई निधि के लिए यूसीज और प्रगति रिपोर्ट जमा करने के बाद ही जारी की जाती है। स्ट्राइव के तहत आईटीआई उन्नयन की अंतिम तिथि 30 मई 2024 थी और मौजूदा सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन और पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना के लिए 30 मार्च 2024 थी, जिसके बाद से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण संबंधित राज्य सरकारों की प्रशासनिक जिम्मेदारी है। हालांकि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और 121 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों को हैंड्स ऑन स्किल हस्तांतरित करने की तकनीक और आईटीआई अनुदेशकों को प्रशिक्षण पद्धति से प्रशिक्षित करने के लिए शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना संचालित कर रहा है। स्ट्राइव योजना के तहत अनुदेशकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई क्षमता निर्माण पहल भी की गई हैं। कार्यक्रम के तहत कुल 27,500 अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षण, नियोजनीयता कौशल में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और NSQF संरेखण को अपनाने की दिशा में प्रशिक्षण शामिल था। आज का अगला सवाल जुड़ा है पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद प्रवीण पटेल ने। उन्होंने पर्यटन मंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत 1,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 52 पर्यटन क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति के बारे में क्या जानकारी है। इस परियोजना से जुड़े अनुमानित आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन के आंकड़े, जो देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रासंगिक आंकड़ों द्वारा प्रमाणित हों, इनके बारे में क्या जानकारी है। सरकार द्वारा उठाए गए उपायों और इन परियोजनाओं की स्थिरता और पर्यावरणीय अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए गए मापदंडों, जिसमें विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी शामिल है। इन परियोजनाओं के क्षेत्रीय वितरण के बारे में क्या जानकारी है। प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं की संख्या कितनी है और पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है। और देश भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में अतिरिक्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए भविष्य की योजनाएं और विशिष्ट लक्ष्य क्या हैं। इस सवाल का जवाब पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने बताया कि कुल 52 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं के प्रमुख घटक भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 और तीर्थ स्थान जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजनाओं के तहत शुरू की गई शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जबकि स्वदेश दर्शन के संशोधित संस्करण स्वदेश दर्शन 2.0 का उद्देश्य पर्यटन स्थलों का स्थायी और जिम्मेदार विकास करना है, वहीं प्रसाद योजना का उद्देश्य चिन्हित किए गए स्थलों पर तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक पर्यटन अवसंरचना का विकास कार्य करना है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राज्य सरकारों को स्थायी पर्यटन स्थलों के निर्माण के लिए समग्र योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पुनरावृत्तियों में गंतव्य मास्टर प्लान, कार्यनीति और कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता है। मास्टर प्लान में गंतव्यों पर स्थायित्व, वहन क्षमता, पैदल विकसित करने की आवश्यकता है। मास्टर प्लान में गंतव्यों पर स्थायित्व, वहन क्षमता, पैदल चाजना यात्रियों की संख्या, कार्यान्वयन, योग्य परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ आदि का आकलन किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं पर्यटकों, तीर्थयात्रियों के गुणवत्तापूर्ण पर्यटन अनुभव को समृद्ध बनाने पर केंद्रित है, जिसके फलस्वरूप गंतव्यों पर आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगी। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों की राज्यवार संख्या के आंकड़े नहीं रखता है। भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नौकरियों की संख्या 68.07 मिलियन थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नौकरियों की संख्या 70.04 मिलियन थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नौकरियों की संख्या 76.17 मिलियन थी। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ नाम के कार्यक्रम की परिकल्पना की है, जिसका उद्देश्य सतत पर्यटन के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों को प्रकृति के साथ तालमेल पैदा करना और पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाले सतत अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना और एक सतत, जिम्मेदार और लचीला पर्यटन क्षेत्र विकसित करना है और वित्तीय अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना है। पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन पर एक राष्ट्रीय रणनीति भी तैयार की है, जिसका उद्देश्य भारत में कम कार्बन, समावेशी और लचीले पर्यटन क्षेत्र के निर्माण के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए 32 राज्यों में 57 स्थलों की पहचान की है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना की चुनौती आधारित गंतव्य विकास नामक उपयोजना में 42 गंतव्यों का भी चयन किया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ने।
उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने विदेशी संस्थानों की तरह शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया लागू करने की अनुमति देने के लिए कोई अनुसंधान, सर्वेक्षण या अध्ययन कराया है। अगर हाँ, तो देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी प्रवेश परीक्षाओं को आरंभ किए जाने के बारे में क्या जानकारी है। राज्यवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश के उन शैक्षणिक संस्थानों के बारे में क्या जानकारी है जिन्हें वर्ष में 2 बार प्रवेश देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्रचार या जागरूकता अभियान चलाया है? और क्या सरकार ने वर्ष में 2 बार प्रवेश के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करने पर विचार किया है? इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित है कि भारत ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज बनाने की ओर अग्रसर है, इसलिए अधिक से अधिक युवा भारतीय उच्चतर शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। इस नीति में वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने की भी परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग ने 15 मई 2024 को हुई अपनी 580वीं बैठक में उच्चतर शिक्षण संस्थानों को वर्ष में 2 बार जुलाई, अगस्त और जनवरी-फरवरी में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने की नीति को अनुमोदित किया है। वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देना ऐसे द्विवार्षिक प्रवेश को संचालित करने के लिए उनकी तैयारी के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए वैकल्पिक है। इच्छुक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अवसंरचना, शिक्षण संसाधनों और सहायता प्रणालियों की उपलब्धता के आधार पर सांस्थानिक सांविधिक निकायों के अनुमोदन के साथ वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की योजना सावधानी पूर्वक बनानी होगी। प्रवेश प्रक्रिया का तरीका, शिक्षा की गुणवत्ता, सहायता प्रणालियों तक पहुंच और शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो जिस भी पाठ्यक्रम चक्र में प्रवेश ले। इसका उद्देश्य GER को बढ़ाना, उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, छात्रों और अवसंरचना का बेहतर उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। अब सवाल राज्यसभा से। ये सवाल जुड़ा है साइबर खतरों से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की सुरक्षा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की क्या जानकारी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स टावरों का साइबर सुरक्षा संबंधी संभावित खतरों से उचित रूप से बचाव किया जा सके। पिछले 4 वर्षों में विशेष रूप से महाराष्ट्र के हवाई अड्डों पर ATC को साइबर सुरक्षा के सभी संभावित खतरों से सुरक्षित रखने के लिए आवंटित और प्रयोग की गई धनराशि के बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार ATC में घटी साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं का रिकॉर्ड रखती है? अगर हाँ, तो पिछले 4 वर्षों में घटी ऐसी कुल घटनाओं का ब्यौरा क्या है और उनका समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयर ट्रैफिक डेटा सहित अपनी डेटा और प्रणालियों को साइबर खतरों से सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। साथ ही नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय नागरिक विमानन सुरक्षा कार्यक्रम का प्रावधान किया है, जिसके तहत हवाई अड्डा संचालकों, एयरलाइनों, हवाई यातायात सेवा प्रदाताओं और संबंधित सेवा और प्रवर्तन एजेंसियों को नागर विमानन परिचालनों के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों और डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की रक्षा के लिए उचित उपायों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय NCIIPC और CERT इनसे प्राप्त कंप्यूटर, नेटवर्क, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस की सुरक्षा के लिए समय समय पर संबंधित संस्थाओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए विभिन्न सुरक्षा सलाह, अपडेट, अलर्ट जैसे साइबर खतरे, कमजोरियां और जवाबी उपाय जारी करता है। साइबर सुरक्षा उपायों से संबंधित लागतों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संचार, नेविगेशन और निगरानी वायु यातायात प्रबंधन प्रणालियों के व्यय शीर्ष के अंतर्गत बजट में शामिल किया जाता है। अनुरक्षित रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 4 वर्षों में ATC स्वचालन प्रणालियों में साइबर सुरक्षा संबंधी कोई घटना नहीं देखी गई है। अब अगला सवाल कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले PSU की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने। उन्होंने कोयला मंत्रालय से पूछा कि वर्ष 2019 की तुलना में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बारे में क्या जानकारी है और क्या मंत्रालय अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने की योजना बना रहा है।
इस सवाल का जवाब कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 की तुलना में मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू की वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा साझा किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की क्षमता 4.27 मेगावाट रही। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार NLCIL की क्षमता 694.56 मेगावाट रही। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की क्षमता 82.68 मेगावाट रही। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार NLCIL की क्षमता 1491 मेगावाट रही। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार SCCL की क्षमता 224 मेगावाट रही। कोयला मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2030 तक CIL, NLCIL और SCCL ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 5000 मेगावाट, 8059 मेगावाट और 1832 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई है। अब अगला सवाल जुड़ा है छोटे वाणिज्यिक वाहनों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद जग्गेश ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि एक ही शहर में बसें और मेट्रो दोनों बिना अपने पूर्ण उपयोग के एक ही मार्ग पर चल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस अदक्षता से राजस्व और वित्तीय व्यवहार्यता में कमी आती है। क्या सरकार का अपनी शहरी परिवहन प्रणाली का पूर्ण रूप से नवीकरण करने का विचार है, जिसमें स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर जोर देते हुए मेट्रो और बस नेटवर्क को एकीकृत किया जाएगा? क्या सरकार का राज्य सहायता योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता करने की तर्ज पर शहरों के भीतर मुख्यतः माल की ढुलाई करने वाले छोटे वाणिज्यिक वाहनों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है? इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया। उन्होंने बताया कि शहरी नियोजन राज्य का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारें यातायात की आवश्यकता के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के संरेखण और बस मार्गों के चयन सहित शहरी परिवहन अवसंरचना की योजना बनाने, आरंभ करने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी राज्य सरकार या मेट्रो रेल निगम ने एक ही मार्ग पर बसें और मेट्रो रेल चलाने के कारण राजस्व में कमी की सूचना नहीं दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006, मेट्रो रेल नीति 2017 और ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास नीति 2017 तैयार की है, जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर जोर देते हुए सबसे टिकाऊ और व्यवहार्य तरीके से शहरी परिवहन प्रणालियों को एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा PM ई बस सेवा नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना अगस्त 2023 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से सिटी बस संचालन के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करके शहरी परिवहन को बढ़ाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नया पंजीकरण चिन्ह प्रदान करने के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पंजीकरण शुल्क के वेट विंड भुगतान के बिना जारी किए जाते हैं। वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट का रेट्रोफिटमेंट और मानकों के अनुसार उनका अनुपालन। क्या सरकार का राज्य सहायता योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता करने की तर्ज पर शहरों के भीतर मुख्यतः माल की ढुलाई करने वाले छोटे वाणिज्यिक वाहनों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। राज्यसभा से अगला सवाल जुड़ा है ताप विद्युत संयंत्रों के विस्तार से। ये सवाल पूछा है राज्यसभा सांसद बाबू भाई जेसंग भाई देसाई ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का देश में ताप विद्युत क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और ताप विद्युत क्षमता के विस्तार की कुल अनुमानित लागत कितनी है? कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम करने और ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन स्तर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और 2019 से कोयला, गैस, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोत से उत्पादित विद्युत के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?
इस सवाल का जवाब विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दिया। उन्होंने बताया कि 2031-32 तक अनुमानित विद्युत मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उत्पादन योजना अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणामों के अनुसार ये परिकल्पना कि वर्ष 2032 में देश की आधारभूत लोड भार आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक कोयला और लिग्नाइट आधारित संस्थापित क्षमता वर्तमान संस्थापित क्षमता 217.5 गीगावाट की तुलना में 283 गीगावाट होगी। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय विद्युत योजना में नई कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता की स्थापना के लिए अनुमानित पूंजीगत लागत 8.34 करोड़ रुपए मेगावाट है। 2031-32 तक ताप विद्युत क्षमता संवर्धन से लगभग 6,67,200 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई है। अभीष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 45.5% संस्थापित क्षमता हासिल कर ली है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, 30 जून 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की ISTS यानी अंतर राज्यीय बिक्री के लिए अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली प्रभार हटाना, 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा, बड़े पैमाने पर RI परियोजनाओं की संस्थापना के लिए RE विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना, PM कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, सोलर रूफटॉप चरण 2, 12,000 मेगावाट CPSU स्कीम चरण 2, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी स्कीमें, नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई लाइनें बिछाना और नए सबस्टेशन क्षमता का सृजन करना, सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना, निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना, ग्रिड से जुड़ी सौर PV और पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा निर्देश। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा RE उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट या अग्रिम भुगतान के आधार पर विद्युत दी जाएगी। एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। और वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली RE विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्टरी की अधिसूचना। ट्रेजेक्टरी के अंतर्गत 50 गीगावाट प्रतिवर्ष की RE बोलियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन स्तरों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं, उनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 7 दिसंबर 2015 की अधिसूचना और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SOx और NOx जैसे स्टैक उत्सर्जन को कम करने के संबंध में मानदंड अधिसूचित किए हैं। इन मानकों को पूरा करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, NOx दहन संशोधन आदि जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। सब क्रिटिकल ताप यूनिटों की तुलना में दक्ष अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा देना। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में को फायरिंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास के उपयोग पर एक नीति जारी की है। नीति में तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद कोयले के साथ मुख्य रूप से कृषि अवशेषों के बायोमास के 5 से 7% को फायरिंग को अनिवार्य बनाया गया है। इसी के साथ प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में बात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नमस्कार।